नमस्कार, देश देशांतर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भारतीय राजनीति में पॉलिटिक्स के एक नए ब्रांड के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का ये विचार भारत के लिए नया है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारतीय समाज और राजनीति के मद्देनजर गाँव को प्राइमरी यूनिट बनाने की बात की और संविधान सभा में इसको लेकर नेहरू, गांधी और अम्बेडकर के बीच खासी बहस भी हुई क्योंकि सबकी राय अलग अलग थी। लेकिन इतने दशक के बाद ये बहस एक बार फिर से ताज़ा हुई है हमारे सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जिस तरह से करिश्माई जीत हुई है उसके बाद से आप पार्टी ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हमने देखा किस तरह से उन्होंने आम लोगों की भागीदारी की जो बात की राजनीति में, उसको लेकर अपना जो चुनावी एजेंडा था, जो प्रचार था, उसको केंद्र बिंदु बनाया। स्वराज से लेकर मोहल्ला सभाओं तक की बात की, आम आदमी के हाथ ताकत लाने की बात की और उनको जिस तरह की ऐतिहासिक जीत हासिल हुई उससे ये बहस करना जरूरी बन गया है कि इस तरह का विचार भारत जैसे देश के लिए कैसा है। सत्ता का असर ऊपर से नीचे आना चाहिए या नीचे से ऊपर। बड़े आर्थिक मुद्दे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, साथ ही विदेश नीति के मुद्दे जैसे ग्राम सभाओं का मोहल्ला सभाओं के जरिए क्या ये तय किए जाएंगे, यह सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ 3 एनालिस्ट हैं जो कि इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या वाकई ये वायबल है, यहाँ काम कर सकता है। और साथ ही मेरे साथ 3 अहम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं मणिशंकर अय्यर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के, गोपाल राय हैं, लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, नलिन कोहली हैं, नेता बीजेपी के। और 3 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नलिन सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर पुल्ला राव पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही विपुल मुदगल साहब हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CSDS के और एक जमाने में पत्रकार भी रह चुके हैं। तीनों 6 मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम थोड़ा सा बड़ा हम रखेंगे और इसमें तमाम पहलुओं को हम छूने की कम से कम कोशिश करेंगे। हालांकि ये मुद्दा एक तरह से किताबी जरूर महसूस होता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में ये एक्सपेरिमेंट करने की भी हम कोशिश करेंगे कि क्या टीवी में इस तरह की बहस की जा सकती है। सबसे पहले विपुल मुदगल जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं। जब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसको एजेंडा बनाया तकरीबन 2 साल पहले की बात अगर हम देख लें, कमोबेश अन्ना हजारे का मूवमेंट करप्शन से शुरू हुआ, फिर किस तरह से सत्ता में आम आदमी की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा बताया गया बिल्कुल हमें जैसे कि एक देश और विदेश का मामला है, जैसे कि जो नेता हैं फिलहाल वो विदेशी लोग हैं और बाकी उनके वो तमाम लोगों के ऊपर काबिज हैं। उससे शुरू होकर आम आदमी पार्टी की 2 साल के बाद जीत, कितना वायबल आप मानते हैं इसको? देखिए, मेरे हिसाब से वायबल तो है, बहुत वायबल है, हमेशा से रही है। आपके कार्यक्रम में मणिशंकर जी भी हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरह से इसकी कई बार भूमिका भारत में बन चुकी है। बहुत बड़े बड़े कानून पास हो चुके हैं लेकिन फिर भी हुआ नहीं। उसका कारण ये है कि मन से जो है कहीं ना कहीं जैसे इच्छा शक्ति की कमी है। और उसमें हमने देखा कि पंचायत होते हुए किसी देश में दुनिया के पंचायत की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था जिसकी नई तरह से कल्पना हम लोगों ने की है भारत में, वो नहीं है। इसी तरह से पंचायत को अगर आगे बढ़ा दें और अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कहते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या वार्ड्स हों, और वहाँ पे लोग मिलके अपनी चीज़ों का फैसला करें कि हमारे पास ये इतने फंड्स हैं, इसका हमें इस्तेमाल करना है, पानी को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिजली को हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तमाम दूसरे सवाल हैं। तो उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो उसको कहते हैं अंग्रेजी में सब्सिडियरिटी का प्रिंसिपल, कि जो चीज़ नीचे तय हो सकती है उसको ऊपर ना ले जाया जाए। और जो ऊपर, जैसे बिल्कुल डिफेंस का मुद्दा है तो कोई नहीं कह रहा कि आप नीचे के ऊपर ले जाके बात करो, लेकिन बिजली के, पानी के, सड़क के और पढ़ाई के, जैसे कि स्कूलों की है, स्कूलों में अगर मास्टर नहीं आ रहा तो वो मोहल्ला सभा तय कर सकती है, उसकी CR लिख सकती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, एक उलझन सी महसूस होती है कि कुछ चीज़ों को हम नीचे स्तर पर तय करेंगे, कुछ को ऊपर स्तर पर। मैं इतिहास में भी जाऊंगी इस पूरे मुद्दे की कि क्यों 6 दशक पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को वायबल नहीं बताया गया। जब महात्मा गांधी ने इसका जिक्र किया, अम्बेडकर इसके पूरी तरीके से खिलाफ थे, वो गाँव में जो विलेज रिपब्लिक जिसे कहा गया उसके पूरी तरह खिलाफ थे, और नेहरू क्यों एक बीच का रास्ता अपनाना चाहते थे। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेहमानों की इस पर राय बेहद महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कि पहले राय हम लें, उसके बाद आगे बहस में बढ़ें। डॉक्टर पुल्ला राव, ये बताइए कि आप इसको किस तरह से समझते हैं, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात है, क्या ये बहुत नई बात है? और लोगों को जो इतना अपील किया पहली बार में, एक तरह से ऐतिहासिक जीत जो एक पार्टी को मिली, इसको हम बहुत कम नहीं आंक सकते। क्यों, कहाँ छुआ इसने लोगों को? ऐसा है, दिल्ली में एक छोटा सिटी स्टेट है, यह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट लेवल में, स्विट्जरलैंड में भी ऐसा काम होता रहते हैं। यह पहले बार दिल्ली में किया था। आम आदमी पार्टी एक मौका मिला
उनका एक डायलेमा भी हुआ पावर लेने के लिए नहीं लेने के लिए। सो इमीडिएटली यह जनसभा ऐसा रिजॉर्ट किया था, वो उनके लिए बहुत अच्छा हेल्प हुआ उनका डायलेमा में। कैसा अभी हमारे सिचुएशन में, हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे स्टेटमेंट्स में यह व्यतिरिक है, ये पावर लेने के लिए हम अकेला लेंगे सारा बोला। सो इस समय में ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में यूज़ किया था। और दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है और मेरा फीलिंग यह है। लेकिन जब हम बात गांव की कर रहे हैं, आप तो बड़े शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये तो गांव से शुरू होगा, ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं। चलिए मोहल्ला सभाएं तो शहरों में हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जब हम गाँव का जिक्र करें तो इसका मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को गाँव में और ज़्यादा काम आना चाहिए। नहीं, गाँव का बात में लोकल इश्यूज़ में हो जाएगा। या ऐसा मिलियंस ऑफ पीपल ने एक असेंबली का इश्यू में, पार्लियामेंट के इश्यू में फीसिबल नहीं है। वो आइडियल वर्ल्ड है इसी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी हो रहे हैं। हमारे पॉपुलेशन गांव में अभी 40% हुआ, साल 1% ज़्यादा हो रहे हैं। अभी इस समय में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा एग्जाम्पल से ये यूज किया था, लेकिन बार-बार नहीं यूज कर सकते। डॉक्टर राव, इस कार्यक्रम में हम आम आदमी पार्टी पे कम और उनके विचार पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आदर्शवाद के, आइडियलिज्म के नजदीक आपको नजर आता है। नलिनी सिंह, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बताइए कि फिलहाल जिस चीज़ ने, हम जानते हैं कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, इस तरह के लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वाकई काबिल तारीफ है। हालांकि कुछ लोग उनको ये भी कहते हैं कि वो अनार्किस्ट हैं, अगर ये शब्द मैं इस कार्यक्रम में इस्तेमाल कर सकूँ। आप इसको किस तरह से देखती हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, कॉन्सेप्ट को, और उसका जो वर्जन आम आदमी पार्टी लाना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो हमारे गांव में कुछ ग्राम प्रधान, सरपंच वगैरह होंगे तो वो देखकर ताज्जुब करते होंगे कि हम कह क्या रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा है ही, वहाँ पंचायती राज का कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रखा है, एक बेस बनी हुई है। वो अपने वहाँ से ले करके जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं, अब ज़िला स्तर पर इतना ज़्यादा वो सीडीओ हैं, वो बैठ जाते हैं साथ में, लेकिन जो होते हैं ज़्यादातर लोग प्रतिनिधि होते हैं। और जो सरपंच है या इवन पंच हैं, वो केवल एक हवा में बात नहीं करते, उनको भी बताया जाता है, उनके ऊपर भी बड़े दबाव होते हैं गांव के, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लोग समझते होंगे गांव के कि ये क्या बात कर रहे हैं शहरी, क्योंकि इस वक्त करीबन 35 लाख लोग तो जुड़े हुए हैं हमारे देश में। यही जो जैसे हम कह रहे हैं आज प्रतिनिधि ना देख करके प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे कहें, एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पड़े हुए हैं लोग। मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आपने स्विट्ज़रलैंड की बात की, तो ऐसा है कि वहाँ पर शायद ये असूल है कि जब तक आपके 50% प्लस एक वोटर वोट नहीं कर देंगे तो शायद वो रेफरेंडम कामयाब नहीं माना जाएगा, दोबारा होगा। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने वो वापस गई दिल्ली के नागरिकों से पूछने के लिए कि हम कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाएं कि ना बनाएं। अब उन्होंने खुद ही कहा कि शायद 2.25 लाख SMS वगैरह उनके ऊपर आए। अगर आप देखें कि दिल्ली की जनता, जो वोटिंग एज की जनता है, करीबन 1 करोड़ है, फर्ज कीजिए, तो 50 लाख प्लस एक होना चाहिए था। तो 50 लाख ना हो करके अगर हम 2.25 लाख पे कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के पास गए, मुझे लगता है कि इसमें जो बहुत हम इस वक्त एक चश्मा लगा के देख रहे हैं, वो बड़ा उसको नए सिरे से देखे जाने की ज़रूरत है। देखें। और भी इसमें कई बातें हैं। अब स्विट्जरलैंड की बात करें, अगले साल अभी मार्च में वो एक रेफरेंडम करेंगे कि हमारे देश में जो न्यूनतम वेतन है वो 2.25 लाख रुपए हो के ना हो, 250 स्विस फ्रैंक पर महीना। अब उस स्टेज पर जहां पर वहां पर यहाँ तक पहुंच गई है, वो इकोनॉमी शायद कुछ और कहती है। बिल्कुल। और ये रेफरेंडम, बहुत छोटी सी बात वो ये कि वहां पे जो एक कैंटन का साइज है स्विट्जरलैंड में, वो 20-25 हजार है, हमारे एक छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी के भी मोहल्ले के बराबर है। तो तुलना बड़ी मुश्किल है। और ये भी विपुल मुदगल जी की ये जो रेफरेंडम वाली बात है, कितनी चीजों पर आप रेफरेंडम कराएंगे? पहली बात तो क्या ये गवर्नेंस में को स्मूथ करने में, बेहतर काम करने में मदद करेगा, या फिर उसको कहीं ना कहीं रोकेगा? पहले रेफरेंडम कराया जाए। और बहुत बड़े बड़े सवाल भी
उठ रहे हैं कि क्या आप नॉर्थ ईस्ट में भी रेफरेंडम का कल्चर पैदा करेंगे, क्या आप कश्मीर में भी रेफरेंडम कराएंगे। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी राजनीतिक मुश्किलें जो हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। नलिन कोहली, ये बताइए कि जिसे कहते हैं स्टीलिंग द थंडर, यानी कि जो पूरा एक करिश्मा था, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक मोमेंट था उसको चुरा ले गई आप पार्टी। क्या आपको लगता है कि ये इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने जो सेट नॉर्म्स थे, जिस तरह से राजनीति होती आई थी भारत में, उसको कहीं ना कहीं चुनौती दी और शायद वो भाग्यशाली रहे जो कामयाब रहे। वो सब बातें तो अहम हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो विचार है उसको बीजेपी भी गंभीरता से देख रही है? मेरे कई कमेंट्स हैं यहाँ। पहली बात तो यदि स्टीलिंग द थंडर जैसे आपने कहा, यदि देश को पूरे दृश्य से देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कमाल का एक रिपीट हुए हैं 2 सरकार, और राजस्थान में तो 80% सीट हम जीते हैं। दिल्ली में भी हम सिंगल लार्जेस्ट हैं। हाँ, ये फैक्ट है, आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस की वजह से, एक ऐतिहासिक उनकी दृष्टि से परफॉर्मेंस है, उनकी सरकार आज बन रही है क्योंकि हमारे 35 नहीं आ पाए, हम सिंगल लार्जेस्ट होकर भी रह गए। और ये स्पष्ट था क्यों रह गए, क्योंकि कांग्रेस के साथ हमारा कोई समझौता हो नहीं सकता। और आम आदमी पार्टी, हाँ मैं आ रहा हूं, और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम भाजपा या कांग्रेस के साथ कुछ करेंगे नहीं, तो हमने उसको रिस्पेक्ट किया। दूसरी बात है कि कोई भी आयाम या कोई भी प्रक्रिया हो जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, वो एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हाइप ज्यादा हो रहा है और एक्साइटमेंट हो रहा है। लोकतंत्र का अर्थ ही पार्टिसिपेशन है। यदि लोग अपना मत ही नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, तो पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो लोकतंत्र कैसा? लेकिन नलिन, इसमें जो दूसरी फर्क बात, है, नलिन इसमें जो फर्क है वो रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी, ये जो 2 शब्द हैं आपस में, क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या एक दूसरे की जिद हैं या एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं? अगर आप थोड़ा और सुन लेते तो शायद आपने इस सवाल की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। तो मेरा फ्लो वैसे टूट जाता है इससे, पर फिर भी मैं प्रयास करता हूं वापस लौटने का। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये लोकतंत्र अपने आप में पार्टिसिपेटिव है। अब दूसरी बात है, जो अभी मणिशंकर जी बैठे हैं वो बताएंगे कि जो कल्पना है पंचायती राज का, वो अपने आप में ही पार्टिसिपेटिव है। वहां तो ग्राम सभा का तो कॉन्सेप्ट ऑफिशियली है पूरे प्रोसेस के अंदर। तीसरी बात है कंसल्टेशन, जो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ लगातार, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, ये प्रोसेस था। पुराने जमाने में ना कोई सोशल मीडिया होता था, ना होता था, लोग मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, उस प्रयास में फीडबैक मिलता था। जो आम आदमी पार्टी ने अभी किया है, एक प्रोसेस किया है जिससे उन्होंने उस इंटरैक्शन को काफी ज्यादा रूप से किया है, उनको सफलता मिली है। लेकिन गवर्नेंस में जाते जाते क्या ये सफल होगा? आपने बहुत सवाल अपने से ही उठाए, ये तो समय ही इसका जवाब देगा। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। किस प्रकार से चले? क्योंकि एक उदाहरण के तहत, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भारत बहुत विशाल और डाइवर्स देश है। हमारे यहाँ बहुत फैक्टर्स हैं, कास्ट, हमारे यहाँ फैक्टर्स रहे ऐतिहासिक रूप से, रिलीजन का, रीजनल का, लैंग्वेज का, हर चीज का। तो एक मॉडल हमारे यहाँ हर जगह नहीं चलता, लेकिन इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़े, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, तो अभी हमें देखना पड़ेगा। जी हाँ, गोपाल राय जी, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन मणिशंकर साहब से मैं बात करना चाहती हूँ, उनको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। मणिशंकर जी, ये बताइए कि हम जानते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी वो राजीव गांधी ने शुरू की, जिस तरह से पंचायती राज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस सबकी काफी तारीफ हुई, लेकिन लगता है कि उसको काफी वक्त बीत गया है। लोग ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल डिसेंट्रलाइजेशन को लाने वाली भारत में एक पार्टी थी। वो अलग बात है कि लोग फिर इंदिरा गांधी की भी बात करने लगते हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक नई पार्टी ने बहुत पुरानी बात कही है और नई बहस ताजा की है? हाँ, उन्होंने नया नारा लगाया है, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से वो इस सुपुर्दगीकरण को सफलता के साथ प्रशासन के अंदर लाएंगे। क्योंकि दिल्ली एक ही राज्य है पूरे देश में जिसको कि जहाँ की जो प्रावधान हैं हमारे संविधान में 1992 के पश्चात, उनको अमल में लाने का कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ कोई पंचायत राज है नहीं, हालांकि एनसीटी दिल्ली में कुछ गांव अब तक भी हैं। और जहाँ तक कि शहरों की बात है, वो जो भाग 9 है हमारे संविधान में, जो नगरपालिकाओं के या म्युनिसिपैलिटीज के सिलसिले में
बताता है कि किस तरह से यहाँ प्रशासन चलानी चाहिए, उसको भी मुकम्मल तौर पर अमल में नहीं लाया गया है। ये मोहल्ला सभा की बात करते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मोहल्ला सभा में भागीदारी होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। वो जवाबदेही तब तक नहीं आएगी जब तक कि मोहल्ला सभा के तरफ से चुने हुए प्रतिनिधिगण न हो। अब प्रतिनिधिगण तो हैं ही, हमारे वार्ड के मेंबर हैं कॉरपोरेशंस में, 4 अलग अलग कॉरपोरेशंस है दिल्ली में, और फिर अब चुनकर आए हैं ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। इनमें से मात्र 28 आम आदमी पार्टी के हैं। बाकी जो हमारे मुकम्मल तौर पर 70 वार्ड है, उनमें से कितना बनता है, कोई 32, जहां की आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिगण नहीं है। तो इन सबको भागीदार बनाने के लिए और जवाबदेही बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि मोहल्ला सभा और वार्ड जो हैं उनमें किसी प्रकार का तुलना हो, और कि एक ऐसा इंतजामात हो, किसी एक विषय को आप मुकम्मल तौर पर सुपुर्द नहीं कर सकते हो। एक कार्यकारिणी चित्र तैयार करना है कि इस मामले में ये काम किया जाएगा निचले स्तर पर, और ये काम किया जाएगा मध्य स्तर पर, और ये काम किया जाएगा ऊंचे स्तर पर। लेकिन तो इनको बहुत तकनीकी, कानूनी और संवैधानिक काम करने की जरूरत है, जिसके कल्पना तक इन लोगों ने नहीं किया। शुक्र है कि योगेंद्र यादव जैसे एक व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हैं, उनको इसकी जानकारी है, और यदि वो चाहें तो, हालांकि मैं उस पार्टी का नहीं हूं, मैं उनका साथ देने को तैयार हूं। अभी हमने 1500 पृष्ठ के एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको मैं केजरीवाल या किसी को देने को तैयार हूं, ताकि हम अध्ययन करके तय करें कि वैज्ञानिक तरीके से यहाँ सुपुर्दगीकरण कैसा। लेकिन मणिशंकर जी, ये बताइए कि जो निटिग्रिटीज हैं, जो डिटेल्स हैं, शायद जैसे आपने कहा कि उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देश भर में बड़े बुद्धिजीवियों के तौर पर जाना जाता है, और आप जैसे लोग भी उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन क्या एक विचार के तौर पर भागीदारी वाला जो लोकतंत्र है, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, क्या भारत के लिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है? क्या 6 दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद संविधान सभा के अब हम इस पर दोबारा चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है? जब तक की अच्छी शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो बहुत दिन पहले हो चुका था। बहस की शुरुआत तब हुआ मुझे लगता है जबकि 1931 में महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि एक आजाद भारत की क्या कल्पना आप करते हैं, और उन्होंने जवाब लिखा कि आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं ऐसे एक भारत के लिए काम करूंगा जिसमें कि गरीब से गरीब, इन विच द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट विल बिलीव, जो कि वो समझेगा कि ये मेरा देश है, जिसके आधुनिक निर्माण में मैं भागीदारी रहूंगा, और कि मेरी आवाज बुलंद रहेगी। ये है मकसद, ये है महल, और यहां तक पहुंचने के लिए अन्य मकामों को हमें पार करना है, हासिल करना पड़ेगा। ये मार्गदर्शन बहुत दिन से तैयार किया गया है, और उसको अमल, उसका इस्तेमाल करने की बात है। जी, मैं इतिहास में जाऊंगी, भविष्य पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन गोपाल राय इस वक्त हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं और बहुत धैर्य से सबकी बातें वो सुन रहे हैं। गोपाल राय जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस जीत के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी मुबारकबाद आपको उस बहस को ताज़ा करने के लिए जिसमें आप आम आदमी के हाथ ताकत लाने की बात करते हैं। आप लोकतंत्र में जो विश्वास, जो सबसे निचले पायदान पर आदमी खड़ा है, उसको विश्वास आप दिला रहे हैं, लेकिन कई मुश्किल सवाल भी आपका पीछा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो अप्रोच है आपकी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अडॉक नेचर है, यानी कि आपने बहुत लॉन्ग टर्म ये नहीं सोचा है कि ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जम्मू कश्मीर में कैसे काम करेगा, इसको आप नॉर्थ ईस्ट में कैसे लेके जाएंगे। भारत तो वो भी है। शुक्रिया आप सब लोगों को जो आज इस एक गंभीर चर्चा में अपना समय आप लोगों ने निकाला। देखिए, पहली बात यह है कि जब हम किसी भी अवधारणा पे, किसी भी सिद्धांत को जब अमली जामा पहनाने के लिए बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की जो पूरी संरचना है, लंबे समय से हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है वो अलग अलग लोगों के जगह जगह मोहल्लों में, जगह जगह गाँवों में अपनी बात के द्वारा, संवाद के द्वारा ही विकास का और उसके आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। अंग्रेजी राज आने के बाद ये सिस्टम, जो भारतीय सिस्टम था, वो ब्रेक हुआ।
उसकी बहुत सारी कमियां भी थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन बहुत सारी जो अच्छाइयां थी उसको अंग्रेजी सिस्टम ने, जो ब्रिटिश सिस्टम था, उसने क्रैश किया। कलेक्टर राज ने क्रैश किया 1857 के बाद। आज जो स्थिति है हिंदुस्तान की, भारत में जितनी विविधता है उसको अगर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है, हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति अगर हिस्सेदारी के भाव को पैदा करना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि देश के संसाधन और देश के संचालन में आम आदमी की सीधी भागीदारी हो जी। इसलिए अलग अलग, चाहे वो ग्राम, अभी एक कंफ्यूजन नल्ली जी कह रही थी, पंचायत समिति और प्रधान का मतलब स्वराज नहीं हुआ। हम लोगों की जो अवधारणा है कि छोटे छोटे ऐसे ग्राम सभा और मोहल्ला सभाओं का गठन होगा जिसमें लोग सीधे बैठ सकें, बात कर सकें, यानी ग्राम सभा यानी कि उस क्षेत्र के सारे मतदाता अपनी हिस्सेदारी को कर सकें। हर परिवार अपने जिंदगी के जुड़े हुए जो मसले हैं जिसमें उसको फैसला कर सकता है, जो सक्षम है, उसको वो करे। अभी जो मणिशंकर जी ने कहा वो सही बात है कि वो इतना सीधा सिंपल नहीं है। जो स्थानीय मसले हैं जिसमें लोगों की भागीदारी और निर्णय हो सकते हैं उसको अलग करना पड़ेगा। राज्य स्तर पर किन चीजों का निर्धारण होगा उसको अलग करना पड़ेगा, और केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किन फैसलों को लेना है उसको अलग करना पड़ेगा। बट पिरामिड बदलना पड़ेगा। अभी जो सारी ताकत ऊपर है और नीचे जाते जाते तक 2 रुपया बचता है, उसको पलटना पड़ेगा। आप नीचे से लेकर आएंगे ऊपर तक, हाँ। जो उनके जिंदगी से जुड़े हैं। लेकिन गोपाल राय जी, जिस तरह की अभी आर्थिक राष्ट्रीय स्तर के जो मसले हैं उसको देश तय करे। बिल्कुल, लेकिन गोपाल राय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी को ड्राइव कर रही है इस दौर में, अर्थव्यवस्था जो है वो राजनीति चला रही है पूरी दुनिया में, और भारत का भी जो आर्थिक मॉडल है ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के दूसरे देशों से अलग है। हम भी एक उभरती हुई ताकत हैं। जो इकोनॉमिक मॉडल फिलहाल भारत का है, कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, गाँव से ताकत सेंटर तक आने की बात हो रही है, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में है। ये बात भी उठाई जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में देश को एक रखने की जो कहीं ना कहीं जो खतरा है कि देश जो है टूट सकता है या एक रखने में दिक्कत हो सकती है, इस तरह की भी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। देखिए, पहली बात यह है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र और अर्थ से राजनीति और समाज के संचालन की परंपरा कोई नई नहीं है। जहां तक दुनिया के अंदर और आज जहां हिंदुस्तान खड़ा है, अगर दुनिया के आर्थिक विकास क्रम को आप देखें तो जिस तरह के आर्थिक विकास की संरचना दुनिया में और देश में चल रही है वो बहुत सस्टेन करने वाली नहीं है। अमेरिका को भी रास्ता ढूंढने के लिए बेचैनी हो रही है। जिस रास्ते की तरफ वो ले जा रहे हैं अर्थशास्त्र को, आगे जाकर के क्या होगा। तो क्या लोगों के तो क्या आप आर्थिक नीतियां बदलेंगे? संपत्ति को केंद्रित करने से। गोपाल राय जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप, तो क्या आप जो आर्थिक नीतियों पे देश चल रहा है उसे आप बदलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं उन नीतियों में उस आम आदमी की बेहतरी और देश की बेहतरी दोनों को समायोजित करने वाली नीति को विकसित करना पड़ेगा। तो यानी आप ही कह रहे हैं हमारा कि कहना है कि एक तरफा काम नहीं चलने वाला है। जी, चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, क्योंकि हमें आज को जानने के लिए और आने वाले कल को समझने के लिए जो गुजरा कल है उसे भी जानने की जरूरत है और भविष्य भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे देश में क्या वाकई ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक लागू हो सकता है। ब्रेक के बाद जहाँ एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया जो दरअसल उतना नया नहीं है, बल्कि 6 दशक से ज़्यादा पहले महात्मा गांधी ने इस बात को उठाया था और कहा था कि गांव जो हैं वो प्राइमरी यूनिट होने चाहिए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, भागीदारी लोकतंत्र, यानी कि जिसमें आम जनता की भागीदारी हो। हालांकि जो रिप्रेजेंटेटिव और जिसको हम पार्टिसिपेटरी कहते हैं, दोनों के बीच में जिस तरह का फ़र्क है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं। विपुल मुदगल जी, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पहले उस वक्त में जब संविधान सभा का जिक्र हुआ था कि हर जो गांव है उसका अपना एक वोट होगा, वो गांव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चुनेंगे और ये सब मिलकर जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे जो कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा। क्या इस तरह के किसी मॉडल की हम बात कर रहे हैं, या जो आम आदमी पार्टी कहना चाहती है और जो 6 दशक पहले संविधान सभा में जिस पर चर्चा हुई वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, पहले जो हुआ वो हो गया। जैसे आपने सबसे पहले जब शुरुआत की कार्यक्रम की तो आपने कहा कि अंबेडकर जी के कुछ मतभेद थे और वो इसी बात को लेके थे कि जो गांधी का
ऑटोनोमस विलेज रिपब्लिक का जो एक सार्वभौमिक वो था कि विलेज जो है वो सब कुछ डिसाइड करेगा, उसके ऊपर अंबेडकर जी को आपत्ति थी। तो ये बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बहस है जो कि भारत में उस समय आई, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए गांव जो है वो बहुत सारी पुरानी कुरीतियों को परपिचुएट करता है, तो वो अगर कुरीतियां जारी रहेंगी तो गांव का फ्यूडल सिस्टम भी जारी रहेगा और दोनों एक दूसरे को पूरक करेंगे। तो उन्होंने उसमें ये कहा कि हम इसको नहीं होने देंगे। लेकिन उसमें ये नुआंस है, ये समझने वाली बात है कि अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि भागीदारी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ये जो ग्राम की व्यवस्था हम देख रहे हैं इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि जनता को एसएमएस भेज देना, उनसे जवाब ले लेना, रेफरेंडम करा लेना, ये सब चीज़ें हैं, ये पार्टिसिपेटिव के हिस्से हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हिस्से हैं। पार्टिसिपेटिव काफ़ी बड़ी चीज़ है और पार्टिसिपेटिव सारी दुनिया में हो रही है, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने बीच में एक और बड़ा विशेष मुद्दा उठाया, क्या आप ये नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में करेंगे? तो आप डरी हुई हैं क्या कि क्या हाथ से निकल जाएंगे? अरे कीजिए तो सही, जनता के सामने तो जाइए, जनता को अपने फैसले अपने आप करने दीजिए, अपना बिजली, अपना पानी, अपनी सड़क, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से। लेकिन शायद हम ये भूल रहे हैं कि शायद हम फिर से आइडियलिज्म के नजदीक जा रहे हैं, जो भारत नाम का एक विचार है। नहीं है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है 72वें और 73वें संविधान संशोधन के बाद। अब ये नहीं है कि हम करें या ना करें, कैसे करें, ये आदेश है, ये हमें करना पड़ेगा। और ये जो म्यूनिसिपैलिटी के अर्बन लोकल बॉडीज में भी करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत में भी करना पड़ेगा। अब ये जो स्वरूप दे रहे हैं मोहल्ला सभा का, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कोई नई दिशा इससे निकलने वाली है। नई दिशा आप कह रहे हैं? हाँ जी, मुझे लगता है ये कतई नई दिशा नहीं है। मैं बड़े सम्मान से गोपाल राय जी से कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्राम सभा है या जो पंचायत है या सरपंच हैं वही सब कुछ है, जो पंच हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, लोगों से बात नहीं करते। मुझे लगता है कि हो सकता है ये सही हो, ये बहुत देश में जो 6-6.5 लाख गांव हैं, हो सकता है कि उनमें यही आपको आवाज़ आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको दुरुस्त करना है कि एक नई आपको संस्था बिठानी है, मोहल्ला सभा की। गांव में हो सकता है कस्बा सभा हो या जो भी कुछ, लेकिन ये जो बने बनाई व्यवस्था हमारी है उसको चकनाचूर करना क्या ज़रूरी है। जैसे कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हमारे यहाँ पर वार्ड हैं, वार्ड के कितने काउंसलर्स हैं, और फिर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी विधानसभा है, दिल्ली की बात अगर करें तो ये जो संस्थाएं बन रखी हैं, इनको एक बार जड़ से उखाड़ करके या इनको दरकिनार करके कि हाँ आप हैं लेकिन आप सिर्फ एक ऑर्नामेंट हैं, आपका कुछ नहीं है, मोहल्ला सभा सब करेगी। ये एक सवाल आता है कि क्यों आप एक और संस्था को का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि हमारे देश में ये संस्थाएं जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्लानिंग है, कई चीज़ें हो चुकी हैं और वो कामयाब नहीं हुई। क्या उनको दुरुस्त करना चाहिए या एक और करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये इस वक्त दिल्ली में जो बुद्धिजीवी हैं उनमें एक्साइटमेंट है कि हाँ जी मोहल्ला सभा होगी, लेकिन मोहल्ला सभा का अगर आप देखें गठन, उसमें भी फिर आप देखें कि जानकारी, क्या मुझे अपने जहाँ मैं रहती हूँ उसके इलाके के बारे में मालूम है कि यहाँ का स्वेज सिस्टम कैसा है, यहाँ पर किस तरह की नाली होनी चाहिए, क्या वो मेरे घर के जानी चाहिए या यहाँ पर कुछ पेड़ और लगने चाहिए, या यहाँ पर जो पैसा है एक स्कूल एक और होना चाहिए, यानी कि और अस्पताल में कई गंभीर सवाल आप उठा रही हैं। गोपाल राय से इसका जवाब डाल लेते हैं। हाँ जी हाँ नलिनी सिंह, गोपाल राय ये बताइए, कई गंभीर सवाल उठा रही हैं नलिनी सिंह और ये भी कह रही हैं खासकर जिस तरह से आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप सब कुछ बदल देना चाहते हैं। हमने 6 दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद हमने इन 6 दशकों में जो कुछ बनाया है, क्या वो अहम नहीं है? क्या वो ऐसा नहीं है जिस पर हम गर्व करें, जिसको हम आगे बढ़ाएं? आप सब कुछ बदल देना क्यों चाहते हैं? नहीं, पहली बात कि ये भ्रम है लोगों के मन में कि हम सब कुछ बदल देना चाहते हैं। हम लोगों की स्थिति बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थापना की थी और उसी दिन हमने भारतीय संविधान का जो प्रियम्बुल है, भारतीय संविधान ने ये सबसे पहले जो उद्देश्य तय किए थे, उस उद्देश्य के अनुरूप जो रास्ते बनाए गए वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन उस मंजिल तक जाने के लिए जिसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी हो,
उन चीज़ों को और हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जड़ता आ गई है, जहाँ जहाँ पर निगेटिव सेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसका जरूर हम ओपन करना चाह रहे हैं कि उसको और प्रवाह में लाया जाए। तीसरी बात कि हम जो गांव में ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं में ही वहां के नागरिकों को ये पावर देना चाहते हैं निर्णय लेने का। इसका मतलब नहीं ग्राम सभा को खत्म करना चाह रहे हैं। शहरों में, दिल्ली में अभी केवल काउंसलर लेवल पे 50,000 की आबादी पर वोट होता है, उससे नीचे कोई ढांचा नहीं है जहां लोग बैठ के अपने निर्णय कर सकें। उसको हम मोहल्लों में बांटना चाहते हैं, 5,000 6,000 की आबादी पर मोहल्ला सभा, वहां पर बाकायदे उनका कार्यालय बनेगा और वहां जब लोग बैठेंगे आपस में चर्चा करेंगे। और हिंदुस्तान में ये प्रयोग हुए हैं, चाहे हिवरे बाजार का प्रयोग हो, चाहे रालेगंज सिद्धि का प्रयोग हो, चाहे वो तमिलनाडु में प्रयोग हो, और जगह लोगों ने गांव में प्रयोग किया है इसी दौरान और वो मॉडल सफल हुए हैं। ये भ्रम नहीं किसी को जाना चाहिए कि हम सारा कुछ तहस नहस करना चाहते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के उद्देश्य के अनुरूप जो जो अवरोध बन रहे हैं उसको साफ करना चाहते हैं और लोगों की हिस्सेदारी सीधी हो अधिकतम, इसके लिए रास्ता बनाना चाहिए। बिल्कुल गोपाल जी, कई सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी उठ रहे हैं और आपको चूंकि एक अहम पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर अब देखा जा रहा है, जैसे कि रामलीला मैदान में शपथ लेने की बात आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बने बनाए स्ट्रक्चर है हमारे, जिनको हमने बहुत मेहनत से बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे नेशन बिल्डर्स थे उन्होंने बनाया है, कहीं ना कहीं उनको आप हिला रहे हैं। चलिए आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन मणिशंकर अय्यर, अगर अम्बेडकर साहब को मैं पढ़ूँ, उन्होंने क्यों ग्राम सभाओं को अपोज किया था, अभी विपुल मुदगल ने भी उस पर रोशनी डाली थी। उन्होंने जिस तरह से कहा, उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं जो हैं दे आर नथिंग बट अ सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस एंड कम्युनलिज्म। आपको लगता है कि ये बात जो है उस वक्त में सही थी, अब बदल गई है, या क्यों उन्होंने इतना अपोज किया होगा? कुछ बदली है, लेकिन इसका सामना करने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए जब हमने संविधान में संशोधन लाया तब कहा कि गांव के तरफ से जो चुनकर आते हैं प्रतिनिधिगण, जिनके प्रति सुपुर्दगीकरण होगा, उनमें आरक्षण होगा। और आरक्षण इस तरीके का होगा कि गांव में यदि 50% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई हो तो 50 जो स्थान हैं पंचायत में उनका आरक्षण होगा, और कहीं 30% हो तो 30% आरक्षण होगा। इसका नतीजा, और हर स्तर पर ऐसे, मतलब गांव का पंचायत जो है, मध्य स्तर का पंचायत जो है और जिले की पंचायत जो है, तो इस तरीके से हम न केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को और पिछड़े हुए जातियों को इसमें सशक्त करेंगे, साथ साथ जो महिलाएं हैं इन वर्गों के, इनके लिए भी 33% जगह होगा। मतलब यदि 6 जगह आरक्षित हैं अनुसूचित जातियों के लिए, तो उनमें से 2 अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए होगा। इसका नतीजा ये हुआ है, मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां कर्नाटक में जहां 33% इस प्रकार का आरक्षण है जनजातियों अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए, आज के दिन 54% महिलाएं हैं और जनजातियों में वो प्रतिशत 65 हो चुका है। तो हमने देखा है, ये हमारा अनुभव रहा है, और जो सर्वेक्षण मैंने करवाया जबकि मैं मंत्री था, उससे निकल आता है कि जो नौजवान लड़कियां हैं वो ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और उनमें से स्वर्ण जाति इतना नहीं उठा रहे हैं जितना कि जनजातियों और अनुसूचित जातियों इसका फायदा उठा रहे हैं। जिसका मतलब बनता है कि अंबेडकर जी का जो फिक्र था वो एक सही फिक्र था, लेकिन इसका हल जो निकाला अब गया है उससे इन वर्गों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, और इसको हमें ज्यादा सशक्त बनाना चाहिए। और सशक्त बनाने के लिए जो भी कार्य हो, अर्थव्यवस्था हो और जो कि अधिकारीगण हो, इन सब का एक वैज्ञानिक तरीके से सुपुर्दगीकरण होना चाहिए, और इसको करने के लिए एक तकनीकी लिहाज है जिसको कि हम
कार्यकरणी चित्र कहते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि दो तरीके, एक अंबेडकर ने बताया, दूसरा महात्मा गांधी ने बताया, और तीसरे रास्ते की बात जो है वो नेहरू कर रहे थे। क्या तीसरा रास्ता, जिसको एक तरह से लगता है कि हम अपनाने का वक्त क्या आ गया है, दोनों का एक तरह से एक अच्छा मिश्रण जिसे कहते हैं गुड मिक्स, वो करने का वक्त आ गया है। लेकिन डॉक्टर राव, इस बीच एक जो नया सवाल उठ रहा है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर उठ रहा है। हम कितनी भी राजनीति की बात कर लें, जैसे मैंने जिक्र किया, अभी गोपाल राय कह रहे थे ज़रूर कि हाँ ठीक है, हम नया कुछ ले आएंगे या नया मॉडल लेकर आएंगे या वो लेकर आएंगे जिसमें गरीब आदमी के हाथ सत्ता जाए, पैसा जाए। आपको लगता है क्या ये संभव है इस दौर में जबकि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? बड़ा मुश्किल है। लोकल इश्यूज तक ये पानी, पावर, लोकल पावर तक ये हो सकते हैं। और दूसरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंडिया सारा दुनिया से हो गया, सो इसलिए ये फिजिबल नहीं है। नया दौर लगाने के लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कर सकते। इलेक्शंस को कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हम देखने पड़ेगा। यानी कि अगर वॉलमार्ट माना कल को भारत आने की बात हो ही गई है, अगर वो आता है तो हम ये बात ग्राम सभाओं से या मोहल्ला सभाओं से पहले पूछेंगे कि वॉलमार्ट को आना चाहिए या नहीं। क्या ये एक अच्छी बात है? क्या ये फैसला लेने में एक दिक्कत पैदा करेगा या वाकई इसी को कहते हैं असली लोकतंत्र? से एक बार आम आदमी पार्टी को अच्छा एडवांटेज आया या जनसभा से, नेक्स्ट टाइम जनसभा करेगा जो फिक्स्ड मैचेस भी हो सकते हैं। लोग आते हैं, लोग बस में लाएगा, लोग का वो सारा सैबोटेज भी होते हैं। यह आइडियल प्रपंच नहीं है, इसलिए एक बार हुआ, यह बार 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 यूज करेगा। जनसभा का सिस्टम है वो सेल्फ डिफीटिंग होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। और एक बार मणिशंकर जी भी बताया, यह आरक्षण क्या किया था अच्छा है, लेकिन एक बार आप सरपंच हो जाएगा और 35 इयर्स के बाद और एक मौका आ जाएगा। इसलिए ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का वीकनेस क्या हो जाएगा, ट्रेडिशन भी नहीं बिल्डअप हो रहे। स्विस कैंटोन्स या दूसरे है, वो ट्रेडिशन हुआ था, वो लोकली वो सेम पीपल रहते हैं, लोकल इश्यूज में कर रहे। अभी हम सारा दुनिया में चेंज करता हूँ जनसभा से, वो नहीं हो जाएगा। वो सेम जनसभा भी मैनिपुलेट हो सकते हैं, वो भी उनमें भी थकान आने लगेगी। जी आरफा, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, स्विट्जरलैंड की बात फिर आई। अब देखिए स्विट्जरलैंड में ये होने वाला है कि क्या वहाँ पर जो अभी जो रेफरेंडम हुआ एग्जैक्टली आज से 1 महीना पहले वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे ये था कि क्या जो सीईओ हैं कंपनी के, आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में विश्व भर की कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो उनके सीईओ ये था कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो रेफरेंडम हुआ कि क्या उनको जो सबसे कम पैसा कमाता है इन कंपनियों में, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जो दरवाज़ा खोलने वाला या जो भी कोई है, तो उससे केवल 12 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए क्या? किसी को 5,000 मिल रहा तो सीईओ को केवल 60,000 मिलना चाहिए क्या? इस पर रेफरेंडम हुआ और वो बुरी तरह जिन्होंने रेफरेंडम शुरू किया था वो हारे, क्योंकि स्विस पब्लिक ने कहा कि नहीं, हमारे देश से ये कंपनियां नहीं उठनी चाहिए, फिर कोई यहाँ पर निवेश नहीं करेगा। मैं फिर से गोपाल राय जी या जो भी इसके करते हैं, ये इनमें अगर हम समझते हैं कि जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार तो जरूर आ सकता है, लेकिन बिल्कुल बदलाव जो कि सुधार लाए, जो 20 साल पहले हमने सुधार किया, हमने देश को खोल दिया, वो सब चीजें अगर और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार, आर्थिक सुधार के बाद का जो दौर है, जिसमें हमने इतने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम वो प्रोफेशनल्स देखे जो दरअसल बैकबोन बने हुए हैं आम आदमी पार्टी का, क्या वाकई ये अर्थव्यवस्था अगर इस तरह से न बदली होती और ये इस तरह से सेंट्रलाइज नहीं होती, अगर सेंटर के जरिए फैसले नहीं लिए गए होते और ग्राम सभाओं के जरिए सब कुछ होता, तो क्या वो बदलाव देखने को मिलता? ब्रेक के बाद और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, भागीदारी का लोकतंत्र या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें आम आदमी तमाम पॉलिसीज़ को तय करेगा। सुनने में शायद ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे एक अनार्की जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, बहुत माहौल जो है वो एक उलझन भरा, एक ख्यास भरा हो सकता है। ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 6 दशक गुजर जाने के बाद एक नए सिरे से भारतीय लोकतंत्र को देखने की ज़रूरत है, जिसकी बहस को ताज़ा किया है नए सिरे से आम आदमी पार्टी ने। मणिशंकर अय्यर, ये बताइए कि जो दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि ठीक है, एजुकेशन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, ये सब कुछ आप लोकल बॉडीज को तय कर लेने दीजिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हों, अमेरिका के साथ हम कैसे अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं, जो देश की बड़ी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कैसे तय हों, या फिर देश को जो एक रखने वाली जो पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, भागीदारी वाले लोकतंत्र की जो हम बात कर रहे हैं, उस सबको कहीं ना कहीं थ्रेट करता है। हाँ,
इसके तो जवाब हमारे संविधान में दिया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। उसमें आप उसको 11th शेड्यूल को आप देखिए, उसमें 29 ऐसे विषय दिए गए हैं जिनके प्रति सुपुर्दगीकरण की आवश्यकता है, और इन 29 विषयों को छोड़कर कोई राज्य और कुछ जोड़ना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ जो हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में लिखे हुए हैं, उसके अनुसार प्रशासन को चलाने की आवश्यकता है। और ये साफ बताया गया है कि देश की सुरक्षा के विषयों के लिए और जो विदेश नीति है, ये सब तो मात्र केंद्र सरकार जो है वो तय करेगा। यहाँ तक कि जो समझौते हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर आते हैं उसको हम पार्लियामेंट में ला सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की अनुमति की इसकी जरूरत नहीं है। तो ये दिखाना कि कुछ भी नहीं हुआ है और हमने ही नया सोचा है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सोच विचार हुआ है, और इसमें ये दुरुस्त है कि जिस तरह की ग्राम स्वराज की आवश्यकता है वो शायद 60-70% तक ही हम पहुंचे हैं, और 100% तक पहुंचने की जरूरत है। लेकिन ऐसा दिखाना कि और किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और कोई एक ऐसी क्रांतिकारी नई सोच आ रही है जिसका कोई किसी ने पहले जिक्र नहीं किया, ये दुरुस्त नहीं होगा, सही नहीं होगा। जो हमने बनाया है उस बुनियाद पर और भी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। गोपाल राय जी, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आपको वाकई एक गंभीर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर, खासकर जब चुनाव इतने नजदीक हों, एक वक्त ऐसा था वाकई जिसमें कि आपकी जीत हुई है बड़ी, और ये देखा जा रहा है कि 2014 में एक आपकी अच्छी उपस्थिति हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अलावा, जब आप इसकी बात करते हैं तो बात होती है कि आप जो हैं वो विदेश नीति के बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा आप कम्युनलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो जाति व्यवस्था है भारत की उसके बारे में क्या सोचते हैं। कई गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी के लिए उठ रहे हैं जो अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं। नहीं, देखिए, जनता के सामने बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और उस जनता उन सारे चीज़ों को आकलन करके ही साथ खड़ी हो रही है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर के और विदेश नीति का मसला हो, इकोनॉमिक का मसला हो, पूरे देश के स्तर पर उसको लेकर के हम लोगों ने करीब 1 साल से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो सारी पॉलिसीज, उसके लिए हमने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। हम लोगों का दृष्टिकोण कुल मिला करके ये है कि चाहे हमारी विदेश नीति हो या आंतरिक नीति हो, उसमें हिंदुस्तान के अधिकतम लोगों की बेहतरी का रास्ता प्राथमिकता पर देना चाहिए। कुछ कुनबों के फायदे के लिए विदेश नीति नहीं बननी चाहिए, कुछ लोगों के फायदे के लिए जो हमारी जो इस तरह की जो धार्मिक नीति है वो नहीं बननी चाहिए। अधिकतम कुल मिलाकर के ईमान और इंसानियत वो 2 बुनियादी चीज हैं जो अधिकतम लोगों को पसंद होती हैं। कुछ जो इंटरेस्ट, बहुत सरलीकरण अभी क्या है कि मैंने कहा ना कि सरलीकरण तो हो रहा है, लेकिन अगर आप कहोगे विदेश नीति में, अभी आपको बता दूं, यहाँ आपको कहोगे सांप्रदायिकता की नीति, तो हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। विदेश नीति में हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों की संप्रभुता कायम रहनी चाहिए, किसी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया के साथ सामंजस्य और एक रूपता भी बना करके हम चलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बातें स्वदेशी, स्वराज, ये बातें बहुत ही बीजेपी की जो विचारधारा है उसके आसपास नजर आते हैं। चलिए, इसके लिए एक दिन और बहस रखेंगे, कई महत्वपूर्ण बातें आपसे जरूर पूछनी है, लेकिन फिलहाल हम भागीदारी, ये गलत आप कह रही हैं। बीजेपी के विचारधारा से हम लोगों का कोई तालमेल नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि शब्द सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे कि बीजेपी के जरिए उनकी विचारधारा के नजदीक मालूम होते हैं। नहीं, शब्द अगर आप जोगे तो स्वदेशी शब्द बीजेपी ने नहीं पैदा किया था, महात्मा गांधी के समय पैदा हुआ था, लेकिन उनके जरिए आगे प्रोपेगेट किया गया इसको। नलिन सिंह, ये बताइए कि फिलहाल जो एक महत्वपूर्ण सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि भविष्य में ये जो प्रोफेशनल्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, मिडिल क्लास जिसके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जो ईमेल यूज़ इस्तेमाल करता है, यहाँ सब तो ये कॉन्सेप्ट कामयाब रहा, लेकिन क्या गाँव तक अगर आम आदमी पार्टी पहुँचना चाहती है या दूसरी पार्टियाँ भी अगर इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाना चाहती हैं, तो क्या इसका जो पार्टिसिपेटरी नेचर है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि गांव-गांव तक काम करेगा? देखिए अरफा, मैं तो ये बहुत ही जो सरलीकरण आपने कहा, मैं तो सरलीकरण पे जाना चाहती हूँ कि हसरत लोग जो गांव के लोग हैं, जो गांव का युवा है, युवती है,
उसमें जो इस वक्त उम्मीद और हसरत पैदा हो गई है वो सभी कुछ है। वो ये नहीं है कि उसके तन पे कपड़े अच्छे ना हो, या कि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो, या आईफोन ना हो, या कि उसको सबसे बड़ी बात नौकरी ना मिले, या सुरक्षा ना हो उसके पास, रात को वो जाती है उसके पास टॉयलेट नहीं है। जो हसरत है, जो उम्मीद पैदा की है, जो एस्पिरेशंस पैदा किए हैं, वो जो पार्टी पकड़ ले, जो पार्टी उसको अगर वो कहती है कि विकेंद्रीकरण से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बेहतर तो विकेंद्रीकरण कीजिए। अगर आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ प्लानिंग व्यवस्था इस तरह से होनी पड़ेगी, योजनाएं यूँ बनानी पड़ेंगी, कौन बनाएगा? सब लोग ये जो गोपाल राय जी कह रहे हैं मोहल्ला सभा में 5-6 हज़ार के करेंगे, मैं सोच रही थी मेरे मन में कि 50% होने पड़ेंगे लोग, अगर अच्छी ये हो तो हमारे पास 3,000 लोगों को बिठाने के लिए ग्राउंड भी है क्या? फिर बारिश भी आएगी, फिर पानी भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें व्यवस्था से, ज़मीनी हकीकत ये है कि जो गांव में अगर फैलना है तो इस वक्त बिल्कुल वो पार्टी ये सोच के चले कि ये आसमान छूना चाहते हैं, ये चांद से आगे निकलना चाहते हैं, और क्यों नहीं। तो अगर ये विकेंद्रीकरण से हो जाएगा तो बहुत बेहतर। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आप देखें तो इन जो गांव के लोग हैं या जो युवा हैं या जो हमारे स्लम क्लस्टर्स में, उनको इनसे वंचित आप नहीं रख सकते। विपुल, बिल्कुल बहुत गंभीर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है हम उसकी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई इतनी गंभीरता से इस वक्त सोचने का वक्त आ गया है? जब आम आदमी के मुद्दे आते हैं, जो गरीब आदमी को क्या मिलना चाहिए, उसका पैसा, उसका हिसाब कहाँ गया, तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करने लगते हैं, हम वो अंतर्राष्ट्रीय WTO की, इस सब की ज़रूरत नहीं है। जैसे नलिनी जी ने कहा कि ये बात तो सही है एस्पिरेशन वाली, कि बैठने की जगह नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो सोशल ऑडिट चल रहे हैं पिछले 6 साल से, लगातार हो रहे हैं, जन सुनवाइयाँ हो रही हैं, लोग बैठ रहे हैं आंधी में, पानी में, और आराम से बैठ के फैसले ले रहे हैं। देखिए बड़ा सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंदिरा आवास है, एक योजना है कि गरीब आदमियों को आवास दिए जाएं। अब उनको 40,000, 50,000, कई जगह कुछ ज़्यादा है, कई जगह कम है, वो पैसे दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए। और जो भी लोग होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो भी सत्ता में होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हों या सरपंच हों, उनके लोगों को मिल जाता है, या जिस पार्टी के लोग हैं उनको मिल जाता है। जहाँ जनता आती है बीच में, कई जगहों पे ऐसा हो चुका है कि लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया, पहले तो ये बता दो हमारे गांव में सबसे गरीब कौन है। तो सबसे गरीब पे कोई मतभेद नहीं था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक कोई मतभेद नहीं था। उसके बाद 5वें 6ठे नंबर पे मतभेद शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है पहले इन 5 को तो दे देते हैं। तो देखिए जब लोग सामने आते हैं तो पारदर्शिता बढ़ती है। थोड़ा सा मेरे पास और वो बहुत आवश्यक बात है। आखिरी सवाल आपसे और फिर कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है। ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा है पिछले दिनों में, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि पिछले चुनावों में जिस तरह से जो राजनीतिक जमीन है वो कांग्रेस पार्टी के पैरों तले खिसकती हुई नजर आ रही है। आम चुनाव में भी बहुत ज्यादा उम्मीद शायद खुद कांग्रेसमैन जो हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो नब्ज पकड़ी है आम आदमी की, क्या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा, जिस चीज को मद्देनजर रखकर वो आगे बढ़े हैं, कुछ उसको फॉलो करने की बात कर रही है? मणिशंकर जी। ओह सॉरी, नहीं है, हाँ, ये आम आदमी के 2 शब्द हैं जिसको कि हम राजनीति में लाए हैं। ये तो कांग्रेस के 2 शब्द हैं। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ था, अब कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ आ गया है। और मैं चाहता हूं कि बजाय कांग्रेस का खंडन करते रहे जिसके जरिए वो चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि मैं खुद उनका साथ देने को तैयार हूं। और जो उनकी बहुत अहम मुद्दा है ये मोहल्ला सभा की, इसको एक वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण करने के लिए कदम उठाने हैं, उसमें मैं अपना सहयोग देने को तैयार हूं। जो रचनात्मक काम है उसमें हमारा सहयोग वो कृपया ले लें और उनकी बात भी जरा बदले, बजाय खंडन करने का और ये कहने का कि हम बिल्कुल फजूल लोग हैं, हम सब भ्रष्ट हैं और देवता तो बस आम आदमी पार्टी में ही है। इस प्रकार की जबान को छोड़कर एक रचनात्मक तरीके से वो सरकार चलाए
तो मैं उनको, न केवल मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, लेकिन उनका प्रभाव देश में बढ़ेगा। लेकिन उनको ये समझने वाली बात है कि हाँ, उनके कुछ नए सोच है, लेकिन बहुत सी चीज भारत में आगे से हो चुका है और उसको बुनियाद बनाकर उस आधार पर हमें नए भारत का निर्माण करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मणिशंकर जी, आपका लास्ट कमेंट। अंत में 20 सेकंड ये कहना चाहती हूँ कि ये सब हो रहा है तो साथ में आप ये भी एक नया चीज सोचने की जरूर करना चाहिए कि समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट प्रत्यक्ष, ये जो हम कभी सोचते भी नहीं है कि देखिए प्रोपोर्शनल में 15-20% भी जो है लाकर आप सरकार बना सकते हैं। छोटी पार्टियां भी आ जाएंगी सामने। हो सकता है कि अगर आप मोहल्ला सभा तक जाना चाहते हैं तो कम से कम छोटी छोटी पार्टियों को भी आने दीजिए। सो समानुपातिक और डायरेक्ट का एक मिश्रण जैसा ये करना चाहिए। नेपाल तो कर चुका है। ये सारा सक्सेस होने के लिए क्या पनिशमेंट देंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का? राइट टू रिकॉल नहीं होते, ये सारा सक्सेस नहीं होते। किस इलेक्टेड एमएलए है वो कोऑपरेशन नहीं देते, कुछ भी काम नहीं होते, सरपंच भी नहीं काम नहीं होते। सो ये सारा एकेडमिक डिस्कशन है, थोड़ा प्रोग्रेस होते। राइट टू रिकॉल नहीं है, ये मुश्किल है, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी आगे जाने के। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी ने एक नई बहस को जन्म दिया है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट दोनों के नारे जो हैं चुरा लिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद भी वो कहते हैं, वंदे मातरम भी वो कहते हैं। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं 6 दशक के बाद, इस पर दोबारा जो चर्चा होनी शुरू हुई है, अभी कई इम्तिहान इस विचार को और इस पार्टी को उससे होकर गुजरना है कि वाकई आम जो चुनाव होंगे, जो जनरल इलेक्शंस होंगे 2014 के, उसमें किस तरह से ये विचार काम करता है। फिलहाल तमाम मेहमानों का भी के लिए शुक्रिया। नमस्कार।